आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सिलेबस एनालिसिस की। राइट, ज्योग्राफी सिलेबस एनालिसिस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी सिलेबस एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैंने सोशल इश्यूज़ के बारे में बात किया था, इंडियन सोसाइटी के बारे में, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण आपसे बात कही थी। मैंने कहा था भूगोल हमारी संस्कृतियों को तय करता है, यानी भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारी सोशल डाइवर्सिटी को तय करती है। राइट, यानी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी डिफाइंस अवर कल्चरल डाइवर्सिटी। तो भूगोल जो होता है, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी जो शब्द निकल कर आता है, यहां से बड़े ध्यान समझना, ये बेसिकली जियो एंड ग्राफोज वर्ड से निकल कर आता है, अगर हम सिंपल सी बात करें। ठीक है, जियोग्राफ स्ट्रक्चर। तो सवाल है कि पृथ्वी क्या है। ठीक है, जब पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पृथ्वी अपनी इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों फोर्सेस के साथ ड्राइव होती है। अगर मैं पृथ्वी यानी अर्थ की बात करूं तो पृथ्वी पर जो प्रारंभिक बात की गई, यानी कि जो स्टार्टिंग में कहा गया अर्थ के बारे में कि अर्थ में हमें क्या चीजें पढ़नी है। राइट, तो अर्थ में कहा गया जो लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि जो हमारे स्थलाकृतियां हैं, हमें उसका अध्ययन करना है। लैंडफॉर्म मतलब स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां। अब देखना, भूगोल की किताबें भी कई बार आपको समझ में नहीं आएंगी। ज्योग्राफी बेसिकली बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे ज्योग्राफी इतना चैलेंजिंग क्यों है? बेसिकली अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर, तो ज्योग्राफी को एज अ आर्ट सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, कला के विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। नोटिस किया आपने? ज्योग्राफी बेसिकली जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में होता है। हाँ या ना, प्लीज मुझे बताएं। ज्योग्राफी को हम लोग किसके रूप में लेते हैं? आर्ट के सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। राइट, लेकिन मजेदार है कि ज्योग्राफी का मेजर हिस्सा साइंस के द्वारा डिफाइन होता है। आप लोगों ने कल अंजुम की वीडियो देखी, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का मेरा स्टूडेंट भी रहा है और बहुत अच्छे मार्क्स भी रहे हैं उसके। ठीक है, कल मार्क्स भी आ गए, तो अच्छे मार्क्स रहे हैं। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही ज्योग्राफी के बारे में। उसने कहा कि सर, जैसे मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे बड़ा इंफेसिस भी कई बार करता हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी पे इंफेसिस करता हूँ, तो मैंने हमेशा कहा था कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी पर मेरा बड़ा इंफेसिस रहता है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि किस तरह से जो नए ट्रेंड है उसको हम अपने अध्ययन में, अपनी पढ़ाई में लेकर आ सकते हैं। तो वहाँ पर ज्योग्राफी के साथ उन्होंने बहुत कुछ जो है वो आपको नई नई चीज़ें बताई कि ज्योग्राफी को पेपर 1 पेपर 2 कैसे हमें प्रिपेयर करना है। अगर मैं स्थलाकृतियों की बात करूँ, अगर मैं लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि ज्योग्राफी का मेजर हिस्सा साइंस ड्राइव करता है। बड़ी मज़ेदार बात है ये। मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात समझ में नहीं आई कि ज्योग्राफी में प्रॉब्लम क्यों होती है। ज्योग्राफी को ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है कि भाई ये जो है मानव विज्ञान का जो है वो सामाजिक विज्ञान का विषय है, लेकिन ज्योग्राफी का बड़ा हिस्सा, अगर ज्योग्राफी को सही मामले में आपको बहुत ईजी करके समझना है, तो ज्योग्राफी का बेस जो है वो साइंस है, विज्ञान है। यही कारण है कि जब मैं साइंस पढ़ाता हूं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो बच्चों को ये बड़ी आसान सी लगने लगती है, क्योंकि वहां वो फैक्ट रटने से बच जाते हैं। उनको साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब इट्स नॉट अबाउट जो साइंटिफिक फॉर्मूले हैं। साइंस का मतलब होता है कारण और प्रभाव को जानकारी लेना। कारण और प्रभाव यानी रीजन एंड इफेक्ट के बारे में हमें जानकारी पता चल जाती है। हमें इसके होने यानी कि इसकी प्रोसेस, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग द, जो साइंस है वो हमें प्रोसेस बता देता है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये बात ध्यान से समझना। और एक बार जब आपको प्रक्रिया समझ में आ जाती है, कारण समझ में आ जाता है, तो प्रभाव अपने आप निकल आता है, हवा कैसे चलती है। इसीलिए मेरी क्लास में आपने देखा होगा जो स्टूडेंट होते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको एक एक बार स्टेप पता चला आता है। और साइंस के साथ सबसे मजेदार बात है कि इसके जो लॉ होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं। एक बार आपने वो लॉ, वो सिद्धांत समझ लिया, उसको आप कहीं भी अप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट देगा ही देगा। तो इसी वजह से ये बड़ा ही पैराडॉक्सियल सब्जेक्ट हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज में इसको एक ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में रखा जाता है, और एक्चुअली में इसका बेस, इसका कोर जो है वो साइंस है। इवन दो इन्वायरमेंटल साइंस इसी का डेरिवेटिव है, और वो भी पूरी की तरह से साइंस के रूप में वहां पर रखा जाता है। कई यूनिवर्सिटीज में उसको साइंस के पार्ट में पढ़ाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ज्योग्राफी में जो पैराडॉक्स है, जो विरोधाभास है, वो बहुत ही अलग किस्म का है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो ज्योग्राफी के सिलेबस में पहली चीज रही कि हमने देखा कि पृथ्वी का वर्णन करना है, लेकिन यहीं पर ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को हो जाता है। जब हम स्थलाकृति यानी लैंडफॉर्म्स, जो हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सी कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारी जो पुरानी किताबें हैं वो हमारे बात करती हैं कि ये क्या है। ठीक है, व्हाट आर लैंडफॉर्म्स, ये क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। और जितनी भी आप पुरानी किताबें देखोगे, ढेर सारी किताबें जो अभी भी मार्केट में चल रही हैं और आप पढ़ते हैं, वो जनरली क्या के बारे में बात करते हैं? एक तो साइंस एस्पेक्ट पूरा पूरा गायब होता है,
इसको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। मैं आपको चैलेंज बता रहा हूं कि जब आप इस सब्जेक्ट में जाओगे, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी अकेले नहीं है, ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट। जो ज्योग्राफी नहीं समझ पाया वो एक्चुअली में बहुत से सब्जेक्ट नहीं समझ पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के साथ आपका सोसाइटी है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी अगर मान लो, तो जब तक आप ज्योग्राफी के साथ आप लिंक नहीं करोगे तब तक आप इंडियन सोसाइटी में जो आइडेंटिटीज हैं, जो मैंने बताया था, जो पहचाने हैं, जो तुम्हारा खान पान अलग है। मान लीजिए आप में से आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे सुन रहा होगा, बिहार का कोई व्यक्ति, यूपी का कोई व्यक्ति, उड़ीसा, बंगाल, चावल खाना मैंडेटरी है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट भी मुझे सुन रहे होंगे जो राजस्थान या हरियाणा से होंगे, उनके यहाँ रोटी बड़ा प्रमुख जो भोजन होगा। और आप देखेंगे कपड़ा पहनावा जो आपके जो है, अगर मान लीजिए कोई मुझे इस समय मुझे आसाम का कोई बच्चा मुझे देख रहा है, बंगाल का बच्चा देख रहा है, तो आपके त्योहार अलग होते होंगे, आपके कस्टम्स अलग होंगे, पहनावा अलग होगा, बोली अलग होगी, आपके यहाँ विविधता पाई जाती होगी। आपने देखा मकान, आपके आर्ट, ये सब में आपको विविधता पाई जाती। क्यों? क्योंकि आप इसलिए विविध हैं, इसलिए आप डाइवर्स हैं, क्योंकि आपकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बिल्कुल अलग है। आप एक ऐसी सॉइल में होंगे जो गेहूं को सपोर्ट करती होगी। इस समय हो सकता है मुझे कोई ऐसा बच्चा भी सुन रहा हो, मुझे देख रहा हो, जहां की सॉइल ऐसी है जो मोटे अनाज जो है उत्पन्न करती है, ठीक है, यानी कि जो है कोर्स ग्रेन। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जहां चावल मुख्य फसल होगी, यानी कि वहां पर चावल की फसलें पाई जाती होंगी। कछार रीजन होगा, तराई रीजन होगा, तो वहां के बच्चे मुझे अलग तरीके से जो है वहां पे खान पान उनका अलग होगा। मकानों में भी तुमने विविधता देखी होगी, 30 त्योहारों में भी विविधता देखी होगी, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं कि ये जो आपका सोसाइटी में आइडेंटिटीज एंड डाइवर्सिटी है, उसके पीछे भूगोल एक बड़ा कारण है। राइट? मानते हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरा, ज्योग्राफी को समझे बिना एनवायरमेंटल साइंस में आप प्रवेश ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम पर्यावरण का अध्ययन करने जा रहे हो। और पर्यावरण में, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? मैं और मेरे आसपास की सभी चीजों के साथ मेरा सहसंबंध। इस समय मैं जो सांस ले रहा हूं उसमें मेरा संबंध यहाँ की ऑक्सीजन और मैं अपने एनवायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड जो दे रहा हूं उसके साथ मेरा एक रिलेशनशिप है। मेरे साथ, मेरी इस मिट्टी पे जो मैं खड़ा हूं, लिथोस्फीयर के साथ मेरा रिलेशनशिप है। हाइड्रोस्फीयर यानी जिस जल को मैं पी रहा हूं या जिस जल को मैं धारण कर रहा हूं, या जो जल यानी वाटर जो है मेरी वाटर साइकिल यानी रेन साइकिल का हिस्सा है, वो भी मेरे लिए, हाइड्रोस्फीयर भी मेरा एक पार्ट है। और बायोस्फीयर यानी कि मैं साग पात सब्जियां खा रहा हूं, ठीक है, तमाम इस तरह की चीजें कर रहा हूं। तो हम हमेशा जो है वो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, इन सभी के साथ जो है आपस में क्या होता है, एक पर्यावरणीय संबंध बनाते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं। क्योंकि मनुष्य बड़ा डोमिनेंट हो चुका है, ह्यूमन जो है वो डोमिनेंट स्पेसीज है, एक टेक्नोलॉजी के साथ वो मास्टर हो चुका है। तो अभी क्या है, वो पूरे नेचर के ऊपर जो हमारे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, बायोस्फीयर जयमंडल, एटमॉस्फीयर वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल पे वो डोमिनेंस करने लगा है। आज पानी हो, हवा हो, समुद्र हो, इन सबको जो है वो क्या करने लगा, अपने फुटप्रिंट छोड़ने लगा है। तो एनवायरमेंट जो साइंस है आपका, वो बेसिकली एक डिजास्टर को पहचानने का साइंस है। क्योंकि एज ए सबसे पावरफुल स्पेसीज के रूप में हमारे फुटप्रिंट्स बहुत बड़े हो गए हैं। हवा को हम गंदा कर रहे हैं, पानी को हम बर्बाद कर रहे हैं, कंजप्शन सबसे ज्यादा पानी का हम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां जनरेट हो रही हैं। तो सिंपल सा एनवायरमेंट का मतलब ही होता है कि अपने आसपास जो आपको सेगमेंट जो है उनके साथ पहले अपने जो रिलेशनशिप है वो समझना है। तो रिलेशनशिप को समझना एनवायरमेंट है, और रिलेशनशिप को खराब करना, रिलेशनशिप के ऊपर डोमिनेंस करना, वो क्राइसिस है। तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इकोलॉजी का मतलब आज भाई हमारे मकान बढ़ रहे हैं ना, हमने जंगल काटे इसलिए शेर चीते के पास हैबिटेट नहीं है, तो नहीं है, तो फिर वो क्या हो रहा है, वो उनकी संख्या कम होती जा रही है, वो मारे जा रहे हैं। आज हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो है, आपने देखा अभी एक कंट्री में एक महिला गिरफ्तार, उसने जंगल में आग लगा दी, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। वो शेर चीते नहीं कर रहे हैं, वो जो है वहां भालू नहीं कर रहा है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जानवर मारे जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, और हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है, हम सबसे डोमिनेंट स्पेसीज, एक तरफ बहुत से पक्षी, एक तरफ जानवर, वो लुप्त होते चले जा रहे हैं, और हमारी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे फुटप्रिंट बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स जो है हमारी इस अर्थ पर आ रहे हैं। तो एनवायरमेंट का मतलब होता है अपने सराउंडिंग, यानी ज्योग्राफी के वो एस्पेक्ट्स। ज्योग्राफी में आप सारी चीजें पढ़ते हैं, अभी आप देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में लैंड फॉर्म्स हम देख रहे हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, हम ये पढ़ते हैं। और एनवायरमेंट कहता है कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, इंटरेक्शंस कैसे होंगे, आपस में सहसंबंध इनका कैसा होगा, और इंसान क्राइसिस को कैसे जनरेट करेगा। केवल इसी का अध्ययन हमें वहां करना है, राइट। और तीसरा चीज है, तीसरा सब्जेक्ट जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट,
ठीक है, तो दो शब्द हैं, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, यानी कि सबसे बड़ी बात आपदाएं क्या होती हैं, कैसे आते हैं डिजास्टर, और मैनेज कैसे किया जाएगा, मैनेज करने के तरीके यानी कि प्रबंधित करने के तरीके क्या क्या होंगे। तो आप देखिए कि ज्योग्राफी के साथ इतनी चीजें आपस में डायरेक्टली जो है लिंक हो जाती हैं। और इसके बाद चौथा सब्जेक्ट आईआर। आईआर में एक बड़ा पोर्शन हमारी बाउंड्रीज के साथ होता है, हमारी पाकिस्तान पॉलिसी, चाइना पॉलिसी। अभी आपने देखा कि एक वीडियो चल रहा है, बड़ी बात ध्यान से समझिएगा, एक वीडियो चल रहा है और वीडियो में क्या हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बात करते हैं और वो पड़ोसी देशों की जो आक्रामकता है, जो उनकी बहुत ज्यादा वो सीवियर रिएक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मीडिया आलोचना कर रहा है कि उन्होंने कहीं चीन का नाम नहीं लिया। बीबीसी पे भी ये बात आई, तमाम जगहों पे बात आई कि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। अब एक प्रधानमंत्री के रूप में एक चाइना के साथ आप सबसे ज्यादा अपना व्यापार कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड रिलेशनशिप है आपके, ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं जो चाइना के साथ चल रही हैं। और देखिए, जब आप किसी और राष्ट्र के बारे में खुलकर आलोचना करते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी देश, चक्कर यह है कि मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन आपके साथ उसकी बाउंड्री लग रही है। और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान चाइना को अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के ऊपर आज हमारी डोमिनेंस हो चुकी है, ठीक है, मतलब हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, हम आर्थिक रूप से, हम सामरिक रूप से, यानी कि हम जो है वो वायुसेना के रूप में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। लेकिन जब हम जाते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में, चाइना के बारे में, तो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री लग रही है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में आप भले चाहे कितना जो है वो छाती पीट ले, मोगली बन जाएं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में चाइना आपसे कई गुना है जीडीपी में। आपकी जीडीपी आज 2.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है स्ट्रगल कर रही है और वो 13.7 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, आपसे बहुत बड़ी। उनके पास आपसे बड़ा सैन्य बजट है, आपसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, दुनिया भर की ज्यादातर कंपनियां उनके हाथ में है। और उनकी सरकार भी ऐसी नहीं जहां पे बात बात पे, हमारे यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी जो है वो ऐसी विपक्षी पार्टियां जो सबूत मांगती, बताओ सबूत दो कि सर्जिकल स्ट्राइक किया। वहां पे तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, उसने जो कह दिया वो करना ही करना है। तो चाहे राजनीतिक रूप हो, चाहे आर्थिक रूप हो, सामरिक रूप हो, इन सभी में चाइना हमसे टेक्नोलॉजिकल हो बहुत आगे है, ठीक है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां, वो साइबर अटैक करने में बहुत ताकतवर सक्षम है, ठीक है, वो जो है साइबर स्पेस पे भी वो जाकर जो है आपसे वॉर कर सकता है। तो चाइना के साथ आज आप वॉर करने की स्थिति में नहीं। अमेरिका नहीं है, अमेरिका को क्वाड बनाना पड़ा, 4 देश, चलो भैया नहीं तो चाइना पीट देगा हमें उस डायरेक्शन में। तो अमेरिका डायरेक्टली जो है वो वॉर करने की हालत में नहीं है। तो हमें क्या हो रहा है कि हम पाकिस्तान का नाम तो ले रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन हम चाइना के साथ अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हमारी फॉरेन पॉलिसी में ऐसी क्या बात है चाइना के साथ लड़ना, चूंकि चाइना के साथ हम सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। आज हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, हमारे मोबाइल, जिस मोबाइल पे आप क्लास देख रहे होगे, जिस स्मार्ट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे आप पसंद करो या ना करो, ये बेसिकली चाइना से आना है। क्योंकि अगर ये जर्मनी और अमेरिका से बन के आ रहा है तो हम इसको खरीद ही नहीं पाएंगे। आधे लोग तो पढ़ना लिखना बंद कर देंगे। अमेरिका से एक फोन आता है, आईफोन, कितने लोग आईफोन जो है खरीद के पढ़ाई कर पाएंगे, खुद ही देख लो क्या होगा। कम से कम ये है कि फोन 10,000 12,000 अच्छे फोन मिल जाते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हो, अपनी क्लासेस कर सकते हो। तो एक बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ता है, अंटिल अनलेस जब तक आप अपने बेसिक्स को ना डेवलप करें। तो इसके साथ आपका आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी बेस बनाता है। अगला बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले आपने देखा गृह मंत्री ने एक मीटिंग की और वहां बताया कि अब हम जो है वो एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट करने वाले नक्सलाइट्स के ऊपर। आप जब नक्सलाइट्स के बारे में सुनते हैं तो नक्सलाइट्स के ऊपर हम जब बात करते हैं तो भारत के कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पे जहां पर जैसे दंडकारण्य का क्षेत्र हो गया, तो कुछ एरियाज में जहां पर जो है नक्सलाइट्स मूवमेंट बहुत ज्यादा है। आखिर उसके पीछे क्या कारण है कि जहां जहां पे माइंस हैं, जहां जहां मिनरल्स हैं, वहीं पर जो है नक्सलाइट्स एरिया बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा कि इस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में सबसे ज्यादा हमें कहां देखना, जम्मू कश्मीर। तो ऐसा क्या रीजन है कि जो हमारे, चाहे वो गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, और इसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, तो ये सभी बॉर्डर स्टेट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा थ्रेट हमें कहां देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा थ्रेट हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या रीजन है? तो उसके पीछे उसकी ज्योग्राफी, उसकी जियोमॉर्फोलॉजी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद सबसे ज्यादा थ्रेट हमें कहां से देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर से देखते हैं। सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी यानी कि जो विदेशी लोग, विदेशी जो आपने देखा अभी जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी, वो वहां से प्रवेश करता है। तो उसके पीछे बड़े फैक्टर अवेलेबल है। वहां की जो घाटियां हैं, वहां की जो जियोमॉर्फोलॉजी है, वो सिक्योरिटी कंसर्न को क्रिएट करती है। वो इतना आसान नहीं होता वहां निगरानी करना, राइट।
तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और इसके बाद एग्रीकल्चर, जो बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, बहुत बड़ा है। जीएस पेपर 3 में आपने देखा अंजुम ने भी ये बात कही कि मुझे ज्योग्राफी ऑप्शन लेने से इतना फायदा हुआ कि मुझे जीएस के, मैं बार बार आज से नहीं कई सालों से कहता चला आ रहा हूं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 3 में आपको जो है एबेंडेंट आपको इसमें मदद मिलने वाली है, राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से ज्योग्राफी हमें एक बहुत ब्रॉडर डायमेंशन क्रिएट करके देता है, एक समझ हमें क्रिएट करके देता है कि हमें कैसे इसको पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के दौरान इसको केवल फैक्ट के रूप में, बहुत बड़ी दिक्कत है कि ज्यादातर बच्चे समझते हैं ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट फैक्ट, पर्वत पठार मैदानों के नाम याद कर लिए, किताबों में दे रखा है, अच्छा खासा दिया है, तो उनको लगता है कि अगर हम केवल क्या जान लें कि ये क्या है, ये ज्वालामुखी है, अच्छा ये यहाँ है, ये इसका नाम ये है, ठीक है, हमने जान लिया तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो न्यू ज्योग्राफी है, साइंस कभी भी ज्यादातर क्या के बारे में बात नहीं करता। साइंस कहता है, जब अगर मैं इसको साइंस के रूप में देखता हूं, ये अंतर आज समझ लो, ज्योग्राफी पढ़ने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ने की तुम्हारी अप्रोच चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको साइंस के सब्जेक्ट के रूप में लेता हूं, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ साइंस, तो अगर मैं इसको साइंस के सब्जेक्ट के रूप में ले रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है, इसका आउटपुट जो निकलेगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्यों के बारे में बात करेगा, क्योंकि विज्ञान क्या करता है, साइंस क्यों कहता है, क्यों, वाई। वाई मीन्स ऑल अबाउट प्रोसेस, वाई, ये क्यों हो रहा है। आपने कहा ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटा, वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखी फटने का क्या कारण मौजूद है। तो अगर मैं सिंपली तरीके से कहूं कि अब आज की डेट में भूगोल क्या से ज्यादा क्यों हो चुका है, ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक एस्पेक्ट क्रिएट होता है। क्या से ज्यादा क्यों। तो ये ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका है। अगर हम ज्यादातर फैक्ट पे रह जाते हैं, हम क्या पे क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा एफर्ट और हमारा टाइम दोनों खराब होता है। ज्योग्राफी को एक हॉलिस्टिक सब्जेक्ट के रूप में आपको समझना है, एक बड़े ही समस्याओं के समाधान के रूप में समझना है। भूगोल आज की डेट में बहुत सी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन समझा सकता है, सुझा सकता है। रेडी, यहां तक क्लियर हुआ आपको कि ज्योग्राफी बेसिकली कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट इट। हम इसके सिलेबस के बारे में समझते हैं और आपको यह भी समझ में आएगा कि हमें अपना पढ़ने का ओरिएंटेशन लगातार चेंज करना पड़ेगा, हमें प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हम ज्योग्राफी को सही मामले में, जो अभी आज की डेट में जो यूपीएससी चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रहा है, वो चैलेंजिंग क्वेश्चन आप समझ पाओगे। क्लियर है, नेक्स्ट मूव ऑन। चलिए, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो बड़ा छोटे छोटे पॉइंट दिए। ज्योग्राफी का सिलेबस बड़ा छोटा दिया, लेकिन अब देखना वो छोटा है कि नहीं है, ये तुम्हें समझ में आएगा। तो ज्योग्राफी ने एक नाम दिया है, सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। लिखो, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। राइट, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब यहां तक यूपीएससी ने क्या किया, इसको देकर छोड़ दिया, बोला भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन कहां कहां से मैंने जो देखे हैं। मैंने जो सिलेबस एनालिसिस किया है वो क्वेश्चन का एनालिसिस करके किया। यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा है तो कितने पर्सपेक्टिव में पूछा और किस डायमेंशन को उसने टच किया है। मैं हर साल के लगभग काफी वर्षों के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद मैंने सिलेबस बनाया है। तो यूपीएससी केवल इसके बारे में बात करता है। यहां दे दिया साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, ठीक है। अब जैसे ये इन्होंने, नेहा ने पूछा है कि हम क्वेश्चन के आंसर में फैक्ट ना लिखें तो मार्क्स मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई इस समय ऐसा है जो मेरी आंसर राइटिंग बैच का हिस्सा है, जिनको मैं 7 प्रिंसिपल 20 प्रिंसिपल मुझे सिखाने हैं, 7 प्रिंसिपल सिखा चुका हूं। तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस समय मेरी आंसर राइटिंग की क्लास कर रहा है? अगर क्लास कर रहा है तो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नेहा ने कि क्वेश्चन में फैक्ट ना दें तो हमें मार्क्स मिलेगा। अब मुझे बताओ कि 7वां प्रिंसिपल मैंने क्या पढ़ाया था, आप एक बार थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं यहां पे आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये सारी चीजें आंसर राइटिंग से रिलेटेड हैं। हाँ जी, मैंने 7th प्रिंसिपल को क्या समझाया था,
पर्सनलाइज योर एग्जाम्पल एंड वेरी स्पेसिफिक होने के लिए आपको बताया था, और मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ने के लिए दी थी। अस्मिता, मुझे बताओ, 7वां प्रिंसिपल मैंने बताया था आपको। 7वें प्रिंसिपल मैंने आपको क्या सिखाया था? 7th प्रिंसिपल क्या था आंसर राइटिंग का? इतनी बारीक आंसर राइटिंग तुम्हें अभी कोई इंडिया में नहीं सिखाएगा। हाँ जी, तो मैंने कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक लिखने के लिए मैंने बताया था यहां आपको डाटा का यूटिलाइजेशन करना है। तो अगर हम बाहर रहते हैं, हमें लगता है कि ऐसे पढ़ लिया, सर ने लिखा दिया, आंसर ऐसे लिखा जाता है। जो लोग आंसर राइटिंग में इस समय होंगे उनको पता होगा कि आंसर राइटिंग कितना बारीक काम है, कितना जो है वो डेप्थ में जाकर काम करना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन आ जाइए, लिखिए। सबसे पहले अब इसके अंदर जहां से क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है जियोमॉर्फोलॉजी से। तो जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, दैट इज इसको हम लोग भू आकृति, मॉर्फो का मतलब आकृति, लॉजी का मतलब है टू फाइंड वाई, भू आकृति विज्ञान। देखो जियोमॉर्फोलॉजी, यूपीएससी केवल इतनी बात कह के भाग लेता है, बोला तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम क्या पढ़ोगे। अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं। राइट, चलिए जियोमॉर्फोलॉजी लिखो। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बार बार टच होकर आते हैं? पहला है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। लिखो, भू आकृति विज्ञान का तात्पर्य। ये किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए पहला बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। भू आकृति विज्ञान का तात्पर्य तथा उसका विस्तार। भू आकृति विज्ञान का तात्पर्य और उसका विस्तार। नेक्स्ट वन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के अंतरतम की संरचना। थोड़ा तेजी से लिखेंगे हम लोग, पृथ्वी के अंतरतम की संरचना। नेक्स्ट वन, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब जो कॉन्सेप्टर के बच्चे मेरे साथ होंगे वो समझ चुके होंगे कि क्यों मैंने उनको मेंस का पार्ट पहले पढ़ाया, ताकि अगले साल जैसे हमने क्वेश्चन आज हमने किया 7th प्रिंसिपल, हमें बहुत ढेर सारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको कई बुक्स के बारे में बताया। तो जब आपके पास पहले से थोड़ा बेसिक तैयारी हो जाती है तो आप क्या होता है, उन बुक्स को पढ़ने के जो आपको मैंने योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ नीति आयोग, ये जो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स, उनको पढ़ने के लिए अच्छा खासा समय लगता है। इसी वजह से कॉन्सेप्टर में हमने इस बार नए प्रयोग किए हैं जिसपे आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। अगला है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। अगला है रॉक्स, चट्टाने। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस अफेक्टिंग द लैंडफॉर्म्स, भू आकृतियों को प्रभावित करने वाले, भू आकृतियों को प्रभावित करने वाली, भू आकृतियों को प्रभावित करने वाली शक्तियों का वर्गीकरण, शक्तियों का वर्गीकरण। अच्छा, कॉन्सेप्टर के समय कितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी दे सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस अफेक्टिंग द लैंडफॉर्म्स, यानी कि भू आकृतियों को प्रभावित करने वाली शक्तियों का वर्गीकरण। कौन मुझे बताएगा? इसका जवाब कौन देगा? शाबाश। कोई जो ऐसा स्टूडेंट जो मेरा स्टूडेंट रहा हो एनसीईआरटी में भी, और अगर वो मैं बात करूं उसका दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जो जिन्होंने कॉन्सेप्टर मेरे साथ किया, फाउंडेशन किया है, बताएं क्या इसमें होना चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताओ प्लीज। नाम लिख के बताओ मुझे। बिल्कुल सही है, शाबाश। ये जवाब निकलकर सामने आ रहा है, वंडरफुल। ये ऐसे इसको क्लास इसे कहते हैं, जोश में जवाब आना चाहिए। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वंडरफुल।
गुड, वेरी गुड। ऐसे जब आप जुड़े रहोगे तो ही आपको आउटपुट निकलेगा। जो भी कोशिश करें बहुत अच्छे से कोशिश करें। नेक्स्ट वन, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। अच्छा, मेरे जितने स्टूडेंट ने बताया माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को ज्योग्राफी में क्या नाम रखा जाता है, यानी पर्वत निर्माण प्रक्रिया। जल्दी बोलो सारे स्टूडेंट एक साथ, चलो मुझे जवाब चाहिए। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। ओजांकियंस, मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। चलिए, हाँ अर्नित, जवाब दो जल्दी से। हम लोग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ये बात, वंडरफुल। कशिश, शाबाश बेटा। मनीष, गुड। प्रतीक्षा, वंडरफुल बेटा। मधुर, शाबाश। पूजा, तुम्हारा भी जवाब सही है। बाकी लोग कहां गायब हो गए? वो जो कहानी सुनने आए थे गाल पे हाथ रख के, कहां गायब हो गए भाई? जवाब दो उसका। ठीक है, दिस इज नोन एज ओरोजेनी। क्या बोलते हैं इसको? ओरोजेनी बोलते हैं इसको। ओरोजेनी, पर्वत निर्माण प्रक्रिया। अगला अर्थक्वेक एंड सुनामीज। अर्थक्वेक एंड सुनामीज। अगला वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता। भूकंप और सुनामी, इसके पश्चात ज्वालामुखीयता। प्लेन्स एंड प्लाट्यूज, मैदान और पठार। ये यहां से ऐसे क्वेश्चन हमारे बनकर आए हैं। अगला पॉइंट है ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान, तेजी से लिख लो, इसको खत्म कर दो। ओशिनोग्राफी, ओशिन बॉटम रिलीफ लिखो। समुद्र की स्थलाकृतियां, समुद्री स्थलाकृतियां। अगला है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, समुद्री जल का तापमान और लवणता। समुद्री जल का तापमान और लवणता। समुद्री जल का तापमान और लवणता। महासागरीय धाराएं, ओशिनिक करेंट्स। टाइड्स, ज्वार। समुद्री धाराएं, महासागरीय धाराएं, ज्वार। प्रवाल भित्तियां, कोरल्स। कोरल्स। और एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है पिछले कुछ समय से, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व। हिंद महासागरीय क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भू राजनीतिक महत्व। अगला है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। अभी आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेटोलॉजी को मैं बहुत कोर मानता हूं ज्योग्राफी में। राइट, नेक्स्ट लिखो। क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। पहला है पृथ्वी का वातावरण, अर्थ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो काफी बड़ा टॉपिक ये अपने आप में हो जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर। दूसरा वेदर एंड क्लाइमेट, यानी जलवायु, मौसम और जलवायु। अभी जैसे साइक्लोन आया, आपने देखा, साइक्लोन का नाम बताओ जल्दी से मुझे, कि अभी भारत में जो है उसने हिट किया है इंडिया को, उस साइक्लोन का नाम क्या है? हर साल क्वेश्चन यहां से आएंगे आएंगे तुम्हें। शाबाश, गुलाब, गुड, वंडरफुल।
आप लोग अपडेट रहा करिए, मेरे साथ कम से कम पढ़ना है तो न्यूज़पेपर होना चाहिए। लिखो वायु संहतियां और चक्रवात, वायु संहतियां और चक्रवात। नेक्स्ट वन, क्लाइमेटिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का जलवायु विभाजन, क्योंकि ये बहुत कुछ तय करता है, यही हमारा जो है कल्चरल डाइवर्सिटी तय कर देता है। भारत का जलवायु विभाजन, जो ज्योग्राफी का बेस है, आगे का इस पे मैं और डिस्कशन करूंगा। जो ज्योग्राफी का बेस है उसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, मैं तो इसमें पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटीज है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज बहुत ही व्यापक हैं। जो मेरे एनसीईआरटी के स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि एनसीईआरटीज बहुत ही बड़ा व्यापक एक क्षेत्र होता है और काफी कुछ ये कंप्रिहेंसिवली कवर करता है। स्पेशली जो 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी है, जिसको आप छोड़ देते हैं और आप 11, 12 में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। बेसिकली जब डायरेक्टली आप 11, 12 पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपका एक तात्पर्य होता है, आपका माइंडसेट होता है कि मुझे ये जानना है कि ज्योग्राफी में क्या है। लेकिन जो मैं मानता हूं कि जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज हैं, वो मैं मानता हूं कि वो क्यों है, वो आपको बच्चों की तरह सिखाती हैं, ठीक है, और आपके बेसिक फंडामेंटल को, कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हैं। तो मैं इसको वाई वाली मानता हूं और इसको मैं वॉट वाली मानता हूं, क्योंकि इन्हीं चीजों को आगे चलकर रिप्लिकेट किया जाता है, कुछ नई चीजें जोड़कर उसको थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अब जब डायरेक्टली बच्चे, मैंने देखा है कि बोले अरे 11वीं 12वीं पढ़ लो, बहुत है यार, ठीक है, तो आप बेसिकली फैक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि क्या है जान लेते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, तो आपने देखा होगा कि जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा इस पे इंफेसिस किया, बहुत धीरे धीरे आपका जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया। शुरुआत में कुछ बच्चों को उलझन हुई कि यार सर टाइम ले रहे हैं, इस तरह बना, लेकिन जैसे जैसे वो सरफेस पे आना शुरू हुआ, उनको समझ में आया कि सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ बन गई है, क्वेश्चन उनसे हो रहे हैं, एग्जाम में सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट आपके लिए हो जाता है, राइट। और कई बच्चे मुझसे अभी चैट में पूछ रहे थे कि सर वो एनसीईआरटी का न्यू बैच कब से होगा, तो एनसीईआरटी का एडमिशन शुरू हो चुका बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बाद में मत चिलचिल करना पिछली बार की तरह कि एनसीईआरटी में क्या चीज चल रही है, तो उसके बारे में आप जानकारी लेना हो तो फोन कर लेना। एनसीईआरटी के न्यू बैच का रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक आपके लिए बहुत